तो कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फॉरवर्डिंग ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम सर्विंग रेलवे एम्प्लॉयज़ फॉर पोस्ट आउटसाइड रेलवे। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के बारे में और क्या ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट को एनओसी प्रदान की जाती है कि नहीं। तो दोस्तों, ये पूरी जानकारी देखने के लिए इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि यदि कोई कैंडिडेट रेलवे में किसी पद पर ज्वाइन करता है तो वो किसी अन्य पद के लिए भी अप्लाई कर सकता है, पर उसमें कुछ कंडीशनें हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेलवे एम्प्लॉय में बी गिवन अ फॉर अपॉर्चुनिटी इन एयर टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू नोटिस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑब्लिक पब्लिक सेक्टर undertaking autonomous body wholly or subsequently financed and controlled by central or state government except where holding of any such application is considered justified in the public interest by the competent authority. Application in response to UPSC advertisement will not be counted against the four opportunity mentioned above. तो दोस्तों, जैसा कि पैरा नंबर 1401 में यहाँ पे पढ़ा है और देख रहे होंगे कि रेलवे एम्प्लॉई को 4 ही अपॉर्चुनिटी पूरे साल में दी जाती है कि वो 4 ही फॉर्म फिल कर सकता है एक वर्ष में। और इसमें यूपीएससी का जो एग्ज़ाम के लिए आप जो फॉर्म फिल करते हो उसको इस 4 अवसर में काउंट नहीं किया जाता। तो द अथॉरिटी शुड interpret the term public interest strictly subject to the condition that forwarding of application should be the rule rather than the exception. In taking the decision to withhold the application, the competent authority has to balance the interest of the state against the necessity of causing hardship to the individual. This discussion should be applied with the utmost objectivity and not mechanically. While it is not feasible to lay down the specific exhaustive guideline फॉर विद होल्डिंग ऑफ एप्लीकेशन, सम ऑफ देम कैन बी। तो इसमें बताया गया है कि पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए ही आपने एप्लीकेशन कैंडिडेट की फॉरवर्ड करनी है, तो इसमें किसी का पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। और उसमें कुछ कंडीशन भी दे रखी है कि इन कंडीशनों के साथ इस आप विद होल्ड भी नहीं कर सकते। तो मतलब ये है कि द रेलवे एम्प्लॉयज़ एंगेज on important time bound project and the work would be seriously disclosed if he is relieved. A railway employee is under suspension or is facing departmental proceeding. A railway employee is applying for a post which is equivalent in the status of rank. तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि इस कुछ कंडीशनें दे रखी है कि जिसके कारण आप इसको रिलीव नहीं कर सकते। कि मान लो किसी का काम है कि उसके जाने से रुक जाएगा, तो वो कंडीशन या कोई सेम रैंक पे है तो उस कारण से आप किसी की विद हेल्ड नहीं कर सकते। तो अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू फॉरवर्ड द एप्लीकेशन ऑफ द स्टाफ एंड ऑफिसर बिलो जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड में बी फॉरवर्डेड बाय द जनरल मैनेजर और बाय द लोअर अथॉरिटी टू होम द में बी फर्दर डेलीगेट दिस पावर। तो दोस्तों, इसमें यह बताया गया कि एनओसी ग्रांट करने के लिए जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के ब्लॉक से नीचे तक के जनरल मैनेजर के पास पावर है, लेकिन इस एप्लीकेशन को जिसको जीएम ने पावर दे रखी है वो भी फॉरवर्ड कर सकता है। तो हर किसी ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी एसओपी होती है। एसओपी का फुल फॉर्म देखें तो शेड्यूल ऑफ पावर रहती है। उसमें एक किसी एस्टेब्लिशमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन की पावर दे रखी होती है कि किस किस अधिकारी कौन कौन से रैंक के अधिकारी के पास क्या पावर रहेगी और जिसके तहत वो किसी का एनओसी या कोई अन्य चीज़ें सैंक्शन कर सकता है। तो दोस्तों, ये तो था एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट इन प्राइवेट कंसर्न, तो प्राइवेट कंसर्न की एप्लीकेशन को भी फॉरवर्ड किया जाएगा। अब आता है पैरा नंबर 1404, रिटेंशन ऑफ लेन ऑन सिलेक्शन टू द बेसिस ऑफ द फॉरवर्डिंग द एप्लीकेशन। यदि मान लो किसी कर्मचारी की सिलेक्शन हो जाती है और प्रॉपर उसकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड होती है तो उसका लेन भी पेरेंट रेलवे यानी मान लो जिस रेलवे में आप करंट में काम कर रहे हो और वहाँ से आपने एनओसी ले रखी है तो वहाँ पे आपका लेन भी रखा जाता है। लेन का मतलब है धारणाधिकार। धारणाधिकार का ये रहता है कि मान लो, पर इसमें कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम रेगुलर 2 वर्ष का सेवा होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको रेगुलर माना जाता है। यानी कि प्रोविजन पीरियड कंप्लीट होने के बाद, जो कि आप पैरा नंबर इसमें देख रहे हो, टेम्प्रेरी रेलवे सर्वेंट विद लेस देन 2 ईयर सर्विस विल बी रिक्वायर्ड टू सीवर कनेक्शन विद रेलवे इन केस ऑफ देयर सिलेक्शन फॉर द आउटसाइड पोस्ट। यानी कि कोई
टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट, टेम्परेरी रेलवे सर्वेंट उसको माना जाता है जिसका अभी इनिशियल ग्रेड का प्रोविज़न पीरियड पूरा नहीं हुआ है, जो कि 2 साल का रहता है। अगर किसी का प्रोविज़न पीरियड पूरा नहीं होता तो उस कंडीशन में क्या रहता है कि आपको संबंध विच्छेद करके रेलवे के साथ अपनी प्राइवेट रेलवे के साथ जाना पड़ता है और आपका लेन नहीं रखा जाता। यानी कि अगर आप एक बार रिलीफ हो गए तो दोबारा मुड़ के वापस आप उस रेलवे में नहीं आ सकते। लेकिन अगर मान लो आपकी 2 साल की सर्विस है और आप वापस आना चाहते हो, रेलवे ज्वाइन करना चाहते हो दोबारा अपनी पेरेंट रेलवे, जैसे कि आप वहाँ पे अब्जॉर्ब नहीं हो पाए, तो उस कंडीशन में अगर 2 साल से अधिक आपकी सर्विस है तो आपका लेन पेरेंट रेलवे के द्वारा मेंटेन किया जाएगा और वहाँ से अगर वापस आ जाते हो तो आपको सेम पोस्ट सेम सीनियरिटी में एडजस्ट किया जाता है। तो दोस्तों एनओसी लेने का एक ये भी अच्छा खासा फ़ायदा है कि आपको आपका लेन मेंटेन रहता है यदि आपकी 2 साल की सर्विस आप पेरेंट रेलवे में करके जाते हो। इसमें ये पैरा नंबर 3 देखोगे, when a permanent railway servant has joined in a department office where he has not confirmed within 2 years or due to some reason, he may exceptional cases be permitted to retain the lane in the parent department office for 1 more year। यानी कि अगर मान लो किसी कर्मचारी का 2 वर्ष के अंदर अब्जॉर्व नहीं हो पाता तो तीसरे वर्ष के लिए भी एक रिक्वेस्ट करने के बाद इसका लेन रखा जा सकता है। तो लेन 3 साल के लिए भी रखा जा सकता है, जिसमें ये कंडीशन आप देख रहे होंगे। अब कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस ऑन टेक्निकल रेजिग्नेशन, तो दोस्तों एक ये भी है कि ए परमानेंट रेलवे सर्वेंट अपॉइंटेड इन अनदर सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफिस हैज़ रिजाइन फ्रॉम हिज पेरेंट डिपार्टमेंट अनलेस ही रिवर्ट टू द डिपार्टमेंट विद इन 2 years or 3 years। इन एक्सेप्शनल केसेस सच रेजिग्नेशन शैल नॉट बी डीम्ड टू बी ए रेजिग्नेशन विद इन द मीनिंग ऑफ द Rule 41(2) of Railway Service Pension Rule 93 for the purpose of pension. As a consequence, continuity of service benefit should be allowed to such employee in the matter leave also. The railway employee will be allowed to carry forward a leave earned by him not only on the railway but that the earned during the temporary service or provision in the civil department also। तो इसमें बताया गया है कि रूल नंबर 41 के तहत अगर प्रीवियस में आपने सर्विस करी है तो उसका लीव वगैरह सारा बेनिफिट आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी जो कुछ बेसिक से डिटेल। अब आगे चलते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ रेलवे सर्वेंट फॉर पोस्ट अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड देयर अंडरटेकिंग ईटीसी में भी फॉरवर्ड सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द 1404। 1404 जो ये प्रोविज़न दे रखा है रिटेंशन ऑफ लेन, इसके तहत आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में कहीं आपकी एनओसी देना चाहते हो, वहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हो तो उसके लिए भी एनओसी दी जाती है। तो दोस्तों ये कंडीशनें दे रखी है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के लिए भी एनओसी आपको मिल सकती है। परमिशन फॉर अप्लाइंग ऑफ द पोस्ट एडवर्टाइज बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर गवर्नमेंट, तब भी आपको इसमें कंडीशन दे रखी है कि किस किस कंडीशन के तहत आपको फॉरवर्डिंग होकर मिल जाती है। एनओसी ऑफ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ द नेम विद द एम्प्लॉय एक्सचेंज। आप यदि परमानेंट रेलवे एम्प्लॉई एंड रेलवे एम्प्लॉई विद मोर देन 3 years सर्विस आर अलाउड टू रजिस्टर देयर नेम विद द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। यदि किसी कर्मचारी ने जिसने 3 साल की सर्विस पूरी हो चुकी है, अगर वो अपना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज कराना चाहता है हायर पोस्ट के लिए, तब भी उसको एनओसी प्रदान की जाती है। कुछ ऐसे कंडीशन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, तो उसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो ताकि आप इसको प्रॉपर से ध्यानपूर्वक पढ़ सके। तो दोस्तों ये तो था एनओसी का कि कितने टाइम मिलेगी, कैसे मिलेगी और कौन देगा, किसके पास पावर रहेगी। और अब इसको मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, एक और हमारा टॉपिक था कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको एनओसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो दोस्तों ये मैंने कुछ लेटर आपको बताना चाहूँगा जिसमें ये दे रखा है कि ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको एनओसी मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो रेलवे बोर्ड का लेटर 92 का है। तो इसमें बताया गया है कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी टू रेलवे एम्प्लॉय हु आर स्टिल अंडरगोइंग ट्रेनिंग फॉर अपेयरिंग इन अनदर रिक्रूटमेंट सिलेक्शंस। ट्रेनिंग नॉट एलिजिबल फॉर एनओसी। Railway employee who are still undergoing initial training after appointment such as technician grade 3 apprentice etc shall not be granted NOC to appear in any other departmental or
ओपन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। ओपन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन वो रहते हैं जिसमें जैसे मान लो कहीं आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो किसी अनदर डिपार्टमेंट या स्टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो उसे ओपन डिपार्टमेंट एग्ज़ाम कहा जाता है, ओपन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन कहा जाता है। एनओसी ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। The NOC may be considered only after completion of prescribed training period and regular observation in the working post. Administrative discretion. The controlling officer जो भी आपका यहाँ रहेगा may be refuse or delay the issue of the NOC if employee is under training or probation is bound under a service। यदि आपको बॉन्ड के अंदर भी आपका पीरियड है तब भी आपकी NOC नहीं प्रदान की जा सकती, वो एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरेस्ट को देखते हुए आपकी एनओसी प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों आप बेसिक से देखो तो आपको ट्रेनिंग पीरियड के दौरान एनओसी प्रदान नहीं की जा सकती, क्योंकि उस दौरान आप ट्रेनिंग पे रहते हैं। तो आपने ट्रेनिंग सर्व करने का और 5 साल सर्व करने का आपने बॉन्ड भी भर रखा होता है, खासकर टेक्नीशियन कैंडिडेट ने, तो उनको एनओसी प्रदान की नहीं की जा सकती, खासकर ट्रेनिंग पीरियड के दौरान। हालांकि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के उपरांत इनको एनओसी प्रदान की जाती है, पर उसमें भी आपने देखी है कि एक कंडीशन रहती है कि वो पब्लिक इंटरेस्ट के तहत ही एडमिनिस्ट्रेटिव आपको ये जो एनओसी प्रदान करता है। तो दोस्तों एनओसी अप्लाई करते समय आप ज़रूर ध्यान में रखें कि 1 साल के अंदर केवल आपको 4 ही चांस दिए जाते हैं, तो इन चांस का भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपने 4 से अधिक फॉर्म भरने हैं किसी वर्ष और आपको लगता है कि मेरी किसी में सिलेक्शन थोड़ा फाइनल रहती है, किसी को होप रहती है कि मैं इस बार इस एग्ज़ाम को तो क्रैक कर ही दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप एनओसी अप्लाई करें, ताकि आपको एनओसी भी मिल पाए और उस दौरान आप प्रॉपर तरीके से रिलीव हो गए और सारा कुछ आपको यहाँ से बेनिफिट मिल सके। तो दोस्तों एक फ़ायदे की बात आपको मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एनओसी बेसिकली यही रहती है कि जब आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो उस दौरान आपको रिलीविंग केस में कोई दिक्कत ना आए, कोई परेशानी ना आए, और आपको जो भी लीव क्रेडिट या कुछ ऐसा बैलेंस है, जैसे आजकल एनपीएस का पैसा डिडक्ट होता है, तो वो सारा का सारा प्रॉपर तरीके से ट्रांसफ़र जहाँ पे न्यू आपकी यूनिटी रहेगी या डिपार्टमेंट रहेगा या कोई रेलवे रहेगी, वहाँ पे आप जा रहे हो, वहाँ पे प्रॉपर आपका अमाउंट ट्रांसफ़र हो सके। तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस जानकारी को देख सकें, सुन सकें और समझ सकें। सो दोस्तों धन्यवाद।